हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? तो ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी नॉलेज एंड करिकुलम। देखो, नॉलेज एंड करिकुलम में मेरे भाई जो नॉलेज है ना, इसके पहले जो 3 क्लासेज हो चुकी हैं। देखो, वैसे तो 4 क्लास हुई हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए थे, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम का हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे। उसके बाद जो 3 क्लास लगातार हुई हैं उनमें हम लोग ज्ञान के बारे में जाने थे, क्या कि नॉलेज होते क्या है, नॉलेज के स्तर कौन से हैं, नॉलेज के सिद्धांत क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए थे। अब जो आने वाली क्लास होंगी मेरे भाई वो पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी। कंप्लीट हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे जो आने वाली क्लास होंगी। और इसमें मेरे भाई जो आज की टॉपिक है ना वो है पाठ्यक्रम के निर्धारक एवं विचारणीय विषय। देखो, ये सब चीज़ तो छोड़ो, आज के मुख्यतः क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर पाठ्यक्रम होता क्या है, पाठ्यक्रम के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। यानी मेरे भाई ये करिकुलम का बेसिक क्लास है, तो पूरी क्लास को बहुत ध्यान से और बहुत पेशेंस के साथ देखिएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं और बता दूं, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखो, पाठ्यक्रम में ज्ञान तो हम लोग समझ लिए। उसके बाद कम से कम 5-6 क्लास में हम लगातार पाठ्यक्रम को समझ लेंगे। उसके बाद 2 क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होंगी। एक में तो हम एनसीएफ 2005 को समझेंगे। एनसीएफ 2005 को डिटेल में नहीं पढ़ना, बस उसको ऐसे पढ़ना कि मेरे भाई एनसीएफ 2005 जो है कि पाठ्यक्रम में क्या अपना सुझाव देता है। उसी प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 और मेरे भाई 1986 वाली और कोठारी कमीशन के अनुसार पाठ्यक्रम मेरे भाई कैसा होना चाहिए, उन सब चीज़ों को डिस्कस करना है। तो देखो, कम से कम अभी ये कम से कम 8 से 10 क्लास इसकी होंगी, तो ये जाके आपका पेपर फर्स्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो पेशेंस के साथ जितनी क्लासेस जाती हैं उनको बिल्कुल अच्छे से आप लोग कवर किया करिए, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आप अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। देखो, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पाठ्यक्रम के निर्धारक व विचारणीय विषय। चलो एक एक चीज़ को समझते हैं। उसके पहले मेरे भाई एक चीज़ और बता दूं। देखो, नोट्स क्यों लेने के लिए मैं कहता हूं, उसके पीछे रीजन ये है ना, जो क्लासेज हो रही है ना, उसके बाद जब आप नोट्स ले लोगे मेरे भाई, तो उसमें रिविजन करने में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तब भी अच्छी बात है। अगर नोट्स मेरे भाई नहीं मेंटेन कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आपको क्या करना है, 99 रुपये पे करके द परफेक्ट स्टडी जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा है उस नोट्स को आपको ले लेना, ठीक है। नॉलेज एंड कैरिकुलम, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो ऑप्शनल पेपर हैं उन सबके नोट्स, चारों पेपर के नोट्स 99 रुपए में। और ये जब नोट्स आप ले लोगे तो जो ये क्लासेज होती हैं उसके बाद आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। और सभी बच्चे जो नोट्स ले लिए हैं वो रिवीजन तो कर ही रहे होंगे। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं मेरे भाई, वो नोट्स लेके अच्छे से रिवीजन करना अभी प्रारंभ कर दो क्लास के बाद, ठीक है। चलो चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम को समझेंगे मेरे भाई, आखिर पाठ्यक्रम क्या होता है। देखो, ये सब चीज़ों को समझने से पहले मैं थोड़ा सा ना इसको बेसिक लैंग्वेज में तोड़ के आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम क्या होता है। देखो, एक तो मेरे भाई अभी आने वाली क्लास में जब हम पाठ्यक्रम के सिद्धांत और फिर मेरे भाई पाठ्यक्रम, उसके बाद सिलेबस और पाठ्य वस्तु में अंतर होता है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं पाठ्यक्रम में तुलना करते हुए बताऊं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, पहले मैं सिलेबस बताता हूँ, सिलेबस क्या होता है। अब ये बताओ, यहाँ पे देखो, मान लो आपका नॉलेज एंड कैरिकुलम मेरे भाई बुक है। अब नॉलेज एंड कैरिकुलम बुक के अंदर मेरे भाई जो आपकी टॉपिकें हैं ना वो सिलेबस के अंतर्गत आएंगी, और पूरा जो पार्ट है ना मेरे भाई नॉलेज एंड कैरिकुलम, वो हो जाएगा पाठ्यक्रम। उम्मीद करते हैं भैया बेसिक समझाया हूं, समझ गए होंगे। जो मेरे भाई बुक के अंदर कंटेंट होता है उसे हम लोग पाठ्य वस्तु या फिर मेरे भाई सिलेबस कह सकते हैं, और जो मेरे भाई बुक ही होती अपने आप में उसको हम लोग पाठ्यक्रम कहेंगे। एक तरीके से हम कह सकते हैं एक स्कूल है, जितना स्कूल में एक बालक जो भी अपना क्रियाकलाप कर रहा है वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। लेकिन मेरे भाई कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ रहा है, चाहे मैथ, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, वो सब सिलेबस के अंतर्गत आएंगे, वो सब पाठ्य वस्तु के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते हैं भैया कैरिकुलम समझे होंगे। अब हम लोग भैया चलते हैं अपने जो कि एजुकेशनल रूप में पाठ्यक्रम को हम समझते हैं। चलिए आइए एक चीज को समझाता हूं। देखो, शिक्षा क्रियाओं का आधार जो है पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु होती है। जो शिक्षा, आप ये बताओ, किसी बालक को आप पढ़ाने जा रहे हो तो किसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाओगे, तो उसका आधारभूत क्या होता है, तो पाठ्य वस्तु या फिर विषय वस्तु होती है। अब देखो, विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को मेरे भाई पाठ्यक्रम कहते हैं। है जब मैं बताया था भैया कि कोई एक बुक है उसके अंदर जो भी कंटेंट है इसी के प्रारूप को हम कहते हैं पाठ्यक्रम। देखो,
अगर आप मेरे भाई व्यवहारिक लैंग्वेज नहीं समझोगे तो एग्जाम में लिखने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि अगर आप बुक लैंग्वेज पढ़ के जाते हो आपके पास शब्द कम रहते हैं और आप अच्छे से लिख नहीं पाते हो। तो मेरे भाई कम से कम व्यवहारिक लैंग्वेज में तोड़ के पढ़ना सीखा करो, ठीक है। चलो, तो देखो इसी विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को पाठ्यक्रम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है, शिक्षा प्रक्रिया की धुरी पाठ्यक्रम है। अगर मेरे भाई जो कि एजुकेशनल जो प्रोसेस है वो किसके अंतर्गत घूमता रहता है, तो करिकुलम के अंतर्गत घूमता रहता है। ये नोट करके अपना भैया कहीं नोट मेंटेन कर रहे हो तो लिख लेना। बाकी ये नोट्स में तो ये जो 99 रुपए में नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। आप रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलो, पाठ्यक्रम के बारे में इतना जाने ना कि शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्य वस्तु या फिर विषय वस्तु है और विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को पाठ्यक्रम या फिर करिकुलम कहते हैं। शिक्षा प्रक्रिया की धुरी पाठ्यक्रम है। अब चीजें जो भैया शुरू होने जा रही हैं ये चीजें समझो। देखो, पाठ्यक्रम की अवधारणाएं यानी मेरे भाई इसके कॉन्सेप्ट और इसकी मीनिंग और इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसके अर्थ और परिभाषाएं, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जानो। देखो, जो पाठ्यक्रम है ये अंग्रेजी भाषा के मेरे भाई अंग्रेजी भाषा में से करिकुलम कहते हैं, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुरेर से हुई है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ठीक है। दौड़ का मैदान इसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्यों दौड़ का मैदान होता है, अब नोट पॉइंट में इसे समझ लो। देखो, सीधे शब्दों में कहा जाए तो पाठ्यक्रम वह है जिसे व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है, ठीक है। अब ये बताओ, यहां पे मान लो आप हो, यहाँ पे मान लो, ध्यान से सुनना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे मान लो आपका छोटा भाई है या आपकी छोटी बहन है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे भाई पुल है और नीचे गंगा मैया बह रही हैं, ठीक है, गंगा माता, मान लो गंगा नदी है और यहाँ से आपको जाना है। तो मान लो आपको मुख्यतः यहाँ जाना है तो किस रास्ते से होके जाओगे, तो भैया इस पुला पर ही जाओगे। और ये पुला है क्या, यही पुला है पाठ्यक्रम। यही पुला है मेरे भाई अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का रास्ता। और यही इसी तरीके से मेरे भाई एक बालक अपने गंतव्य स्थान तक यानी अपने शैक्षिक उद्देश्यों तक जाता है। ये कहने का अर्थ है मेरे भाई इसका, ठीक है। चलो, उम्मीद करते समझते होंगे। अर्थात दौड़ के मैदान की तरह जिसमें बालक मेरे भाई सुना, जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त न कर ले, ठीक है। अगर उसको 2 का टेबल याद कराना तब तक हम याद करा रहे होंगे पाठ्यक्रम के अनुसार जब तक कि वो याद न कर ले, ठीक है। इतना उम्मीद करते समझोगे। देखो, विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना पाठ्यक्रम कहलाते हैं। यानी पाठ्यक्रम में निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं अभी बता दूं, इसके पहले भी आने वाली क्लास में मैं बताया हूं या फिर नहीं बताया हूं तो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पाठ्यक्रम में मुख्यतः मेरे भाई 3 लोग इंपॉर्टेंट हैं। एक तो भैया हैं आपके अध्यापक साहब, एक है शिक्षार्थी साहब और एक तो है मेरे भाई विषय वस्तु। ये तीनों मिलके मेरे भाई पाठ्यक्रम का मुख्यतः निर्माण करते हैं। इसके बारे में आप लोग इतना जानते रहिएगा। चलिए, अतः इसे समझो। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन की निश्चित व तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान तथा अनुभव ग्रहण करते हैं। ये मेरे भाई पाठ्यक्रम का अर्थ समझ लो, इसकी डिफिनेशन समझ लो या फिर मेरे भाई इसकी परिभाषा जो भी समझो। चलो, अब कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार मेरे भाई पाठ्यक्रम की क्या डिफिनेशन है उनको समझो। देखो, पॉल हेरिस साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहां तक संभव हो निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। यानी मेरे भाई पाठ्यक्रम का मुख्य क्या होता है, तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करवाना, उनके परिणामों को प्राप्त करवाना। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है मेरे भाई वो कनिंघम साहब की है, ठीक है। देखो, इनका नाम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है और आपके दिमाग में याद भी हो जाएगा क्योंकि जो नाम हट के रहते हैं ना वो हमको याद हो जाते हैं। कनिंघम साहब क्या कहते हैं इसके बारे में, पाठ्यक्रम कलाकार होता कौन है, शिक्षक, ठीक है। कलाकार कौन है, शिक्षक है। तो मेरे भाई पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपनी सामग्री रूपी कौन है, तो मेरे भाई शिक्षार्थी अपनी सामग्री को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढाल सकता है। ये कहते हैं कनिंघम साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। कहने का मतलब है पाठ्यक्रम को मेरे भाई कौन चलाता है, एक तरीके से तो एक अध्यापक चलाता है। किसके लिए चलाता है, एक छात्र के लिए चलाता है। ये इनके कहने का अर्थ मेरे भाई, इसको अच्छे से समझते रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मुनरो साहब इसके बारे में क्या कहते हैं,
बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। पाठ्यक्रम सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है, जिसका प्रयोग विद्यालय द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। पाठ्यक्रम का मुख्यतः उद्देश्य क्या है? तो मेरे भाई शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना, उसके साथ साथ बालक को शिक्षित करना भी तो होता है। यही कहते हैं अपने प्यारे मुनरो साहब। अब देखो मेरे भाई, माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुलादियर आयोग मेरे भाई 1952-53 में क्या कहा गया था पाठ्यक्रम के बारे में, इसे भी समझो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। देखो इस डिफिनेशन को ऐसे समझाऊंगा मेरे भाई, या इस कथन को ऐसे समझाऊंगा वाक्य को कि आपके दिमाग में घर कर जाएगा। अच्छा ये बताओ, हम भारतीय हैं, हम भारतीय पढ़ाई को किस लेवल पे देखते हैं? पढ़ाई को हम ये मानते हैं, जैसे गांधी जी भी कहते थे ना कि हमें शिक्षा तो ज्ञान के लिए प्राप्त हो, उसके साथ साथ स्वयं का भी विकास हो मेरे भाई, हम नैतिक मूल्यों का भी विकास हो। ये हमारी हम एजुकेशनल फिलोसफर या फिर हम इंडियन की ऐसी मानना है। ठीक है, तो देखो यही बात हमारे पाठ्यक्रम में भी झलकती है इंडियन के अनुसार, कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में मेरे भाई लगातार या फिर परंपरागत रूप से पढ़ाए जा रहे हैं, बल्कि इसमें अनुभवों का वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान तथा शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। अब ये मत पूछना कि अनौपचारिक क्या होता है। अनौपचारिक मैं बताया था मेरे भाई, जिसके लिए कोई प्रतिबंध ना हो, हम कहीं से भी सीख सकते हैं, तो अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता हो, ये हमारे पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए। यानी बालक का मेरे भाई कि हम ज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक भी विकास करें, ये कहने का अर्थ है माध्यमिक शिक्षा आयोग का। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है। अभी मैं ऊपर बताया था ना कि एक ठो मेरे भाई जो विद्यालय है उसमें जो भी बालक क्रियाकलाप करता है वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, कैरिकुलम के। वही चीज मेरे भाई माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में है कि इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है, जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता एवं उनके संतुलन व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता। इतना भैया पाठ्यक्रम के बारे में जानते रहिएगा। अब एक तो और मेरे भाई आ गए हॉर्नी साहब, यानी कि ये जो हॉर्नी साहब ये हैं, लेकिन हमारे प्यारे हॉर्नी साहब क्या कहते हैं, इनको ध्यान से सुनना। ये कहते हैं पाठ्यक्रम वह है जो शिक्षार्थी को पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी बात बोले, और हम सबको पता है कि सिलेबस पाठ्यक्रम क्या होता है जो हम सबको पढ़ाया जाता है। अभी आप कहोगे सर आपके मुंह से सिलेबस क्यों निकल गया? ध्यान से सुनो, देखो अभी हम व्यवहारिक रूप में ना पाठ्यक्रम को, सिलेबस को और विषय वस्तु को एक ही मानते हैं। आप सहमत हो? अगर सहमत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि हाँ सर अभी तक तो हम यही जानते थे कि पाठ्यक्रम और सिलेबस और विषय वस्तु एक ही होती है। लेकिन व्यवहारिक रूप में तो हम ये जानते हैं, लेकिन मेरे भाई जो एजुकेशनल रूप में है, जो औपचारिक रूप में है, वो पाठ्यक्रम और सिलेबस और विषय वस्तु अलग अलग हैं। आने वाली क्लास में मैं उसको भैया डिफरेंट करके बताऊंगा। इसी में हम मैं कवर कर देता, लेकिन वो अलग से टॉपिक है, इसलिए उसको मैं अलग से कवर कराऊंगा कि तीनों में क्या डिफरेंट है। तो देखो हॉर्नी साहब कहते हैं पाठ्यक्रम वह है जो शिक्षार्थी को पढ़ाया जाता है, वह शक्तिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इसमें उद्योग, व्यवसाय और मेरे भाई ज्ञानोपचर्जन, उसके बाद अभ्यास और क्रियाएं शामिल होती हैं। पाठ्यक्रम में सिर्फ हमको मेरे भाई पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, उसके साथ साथ हमें व्यवसाय के लिए, हमारे ज्ञान अर्जन के लिए, अभ्यास के लिए व क्रियाएं के लिए मेरे भाई भी पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट होता है। ये कहते हैं हमारे प्यारे हॉर्नी साहब। किसी एक डिफिनेशन को सेलेक्ट करके उसको अच्छे से अपने भाषा में तोड़ करके आप अपने अनुसार उसको समझिएगा। उम्मीद करती इतना समझे होंगे। एक मेरे भाई और आ जाते हैं भैया फ्रोबेल साहब, ये क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको मैं भैया हाईलाइट करूं। पहले देखो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं। फ्रोबेल साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो कहते हैं कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि जो शिक्षा का स्वरूप होता है ना, वो एक तरीके से हमारे समाज का प्रतिबिंब होता है, प्रतिछाया होती है। जो हमारे समाज में रिक्वायरमेंट होती है उसी प्रकार से हमें शिक्षा मिलती है। अच्छा वो शिक्षा मिलेगी कैसे? तो वो शिक्षा मिलेगी पाठ्यक्रम के अनुसार। वही बात कहते हैं भैया फ्रोबेल साहब कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभव के प्रतिरूप होना चाहिए। जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार के मेरे भाई समाज में जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उसी प्रकार के हमारे करिकुलम, हमारे पाठ्यक्रम होने चाहिए। चलो
इतना समझे। अब इन सबका निष्कर्ष समझ लो, निष्कर्ष भी जानना जरूरी होता है। अब इसे भी समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी चीज है मेरे भाई, नोट करके रेड अलर्ट में लिखा गया है कि इन सभी विद्वानों द्वारा पाठ्यक्रम को केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं माना जाता है, कि पाठ्यक्रम मेरे भाई जो विद्यालय या विद्यालय की विषय वस्तु है वहां तक ही नहीं सीमित मानी जाती है, बल्कि पाठ्यक्रम को हमारे जीवन से संबंधित नए नए कौशल, नए नए सहगामी अधिगम क्रियाएं शामिल होनी चाहिए। व्यक्ति के व्यवहार में अनेक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम द्वारा ही व्यक्ति को कम समय में निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसित किया जा सकता है। तो इसके अनुसार मेरे भाई पाठ्यक्रम को मल्टी डायमेंशन बनाना चाहिए, चौमुखी बनाना चाहिए, यानी बालक का मेरे भाई चतुर्मुखी विकास हो। एक तरीके से कहते हैं कि तीनों पक्षों में विकास हो। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार जैसे भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि तीनों डोमेन का विकास हो, डेवलपमेंट हो। उम्मीद करते इतना इसके बारे में समझे होंगे। चलिए आगे चीजों को समझते, अब हम लोग नई टॉपिक पे चलते हैं और ये टॉपिक है पाठ्यक्रम के प्रकार। अभी ऊपर हम लोग जाने ना पाठ्यक्रम क्या होता है, ठीक है, डिफिनेशन भी जाने, उसका अर्थ भी जाने, उसके कॉन्सेप्ट भी जाने। अब हम जानेंगे पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार, ठीक है। चलो, पाठ्यक्रम के संगणक के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, यानी देखो जो पाठ्यक्रम के संगणक होते हैं, जो उनके प्रकार होते हैं, उनके जो विषय में अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। इसी आधार पर पाठ्यक्रम के भी अनेक प्रकार होते हैं। अगर नहीं समझ में आया ये बातें तो अभी समझो पाठ्यक्रम के कौन निम्नलिखित से प्रकार होते हैं। सबसे पहले बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, वैसा पाठ्यक्रम जो बाल केंद्रित हो, इसको समझेंगे। उसके बाद विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके बाद कार्य या मेरे भाई क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके बाद जो है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके बाद शिल्प कला, जो गांधी जी शिल्प कला पे मेरे भाई ज्यादा फोकस करते थे, तो शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके बाद कोर पाठ्यक्रम, ठीक है, कोर या फिर केंद्रित पाठ्यक्रम, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए आइए पाठ्यक्रम के प्रकार में सबसे पहले हम लोग बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को समझते हैं, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं बिल्कुल पेशेंस के साथ, बिल्कुल अच्छे से क्लास आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलो समझते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसका संगठन बालक की प्रवृत्ति, रुचि, रुझान, आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है। अर्थात इस पाठ्यक्रम में विषय की अपेक्षा बालकों को मुख्य स्थान दिया जाता है। देखो भैया, नाम से ही पता चल जा रहा है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, तो जो वो पाठ्यक्रम जो बिल्कुल मेरे भाई बालक के इंटरेस्ट बेस पे आधारित हो, वही जो मेरे भाई होगा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है। इस प्रकार से अच्छा, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को हम लोग मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक में हम लोग की साइकोलॉजी में हम लोग क्या कवर करते हैं कि बालक के व्यवहार को, तो मेरे भाई बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को हम लोग मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम भी कहते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। चलो अब चीजें आगे समझते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, नाम से पता चल रहा है वैसा पाठ्यक्रम जो विषय केंद्रित पर आधारित हो, ठीक है, वैसा पाठ्यक्रम जो विषय केंद्रित पर आधारित हो। जैसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें विषय को आधार मानकर पाठ्यक्रम नियोजित या फिर निर्माण किया जाता है, ठीक है। अर्थात इसमें बालकों की अपेक्षा विषय को अधिक महत्व दिया जाता है और बाल केंद्रित में विषय की अपेक्षा बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। अब देखो क्रिया या फिर मेरे भाई कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार के कार्य आधारित होते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। बालकों को सामाजिक मूल्य के अनेक ऐसे कार्य करने होते हैं जो उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हों। अच्छा ये बताओ, बालक समाज में कौन कौन सी क्रियाएं सीखता है? कहोगे सर जी फर्स्ट पेपर में पढ़े थे, बहुत सारी चीजें सीखता है। जैसे किसके साथ कैसे बोलना यानी नैतिक विकास, कैसे किसके साथ कैसे रहना यानी सामाजिक विकास, किसके साथ कौन सा सामंजस्य स्थापित करना है, ये सब चीजें बालक सीखता है ना। तो मेरे भाई ये कैसे सीखेगा? तो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के अनुसार ये सारी चीजें सीखता है। अब देखो निष्कर्ष में, अतः कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें विभिन्न कार्यों द्वारा छात्र को शिक्षा देने की योग्यता होती है। इन कार्यों व क्रियाओं का आयोजन एक ओर छात्र की रुचि आवश्यकता अनुसार किया जाता है, कार्यों का चयन शिक्षक एवं शिक्षार्थी के सहयोग से किया जाता है। यानी इसमें दोनों लोगों का इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें मानव जाति के अनुभव सम्मिलित किए जाएं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभव पर आधारित होते हैं। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को प्रेरणा प्रदान करना होता है ताकि वे अपने जीवन में उपयोगी बना सके या फिर उपयोगी बन सके। यह अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। चलिए
चलिए अगले चलते भैया गांधी जी वाले पे कि शिल्पकला या फिर केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है। तो देखो जिसमें हम लोग कोई गुण सीखें, एक तरीके से कहें तो शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से है जिसमें शिल्प व क्राफ्ट को केंद्रीय विषय मानकर अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है, जैसे कताई बुनाई, चमड़े लकड़ी का काम आदि मेरे भाई को केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती है। चलो देखो इस प्रकार का पाठ्यक्रम संगठन महात्मा गांधी के विचार पर आधारित है कि छात्रों की कुछ ऐसी शिल्प की शिक्षा दी जाए जिनके द्वारा वो एक तो विद्यालय का खर्च निकालें और दूसरे मेरे भाई भविष्य में इन छात्रों के इसके सहारे अपनी जीविका चला सके। शिल्प का अगर देखो कोई गुण सीखे रहोगे तभी तो अपनी जीविका चला सकोगे। तो इस प्रकार से वो कहते थे पढ़ने के साथ साथ बालक अपना खुद का भी कुछ न कुछ करे ताकि अपनी जीविका चला सके, टोटली अपने माँ बाप पे डिपेंड न रहे, ये कहने का अर्थ है। चलो इस प्रकार यह पाठ्यक्रम करके सीखने पर आधारित है। शिल्पकला में नाम से ही पता चल रहा है जो कुछ सीखेंगे हम करके सीखेंगे, जिसके द्वारा छात्र कोई न कोई उपयोगी कार्य अवश्य सीख ले जो उन्हें भविष्य में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दे, ये कहने का अर्थ मेरे भाई शिल्पकला। अब बात आती कोर पाठ्यक्रम। देखो इसको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 50 वर्षों में कभी कभी पूछ रहा था कि कोर पाठ्यक्रम को मेरे भाई परिभाषित करो। देखो कोर या फिर केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं तथा अधिक विषय ऐच्छिक होते हैं। देखो कुछ विषय अनिवार्य होते हैं मतलब जब हम प्राइमरी में रहते हैं तो हम मेरे भाई ऐच्छिक विषय नहीं पढ़ते अपनी इच्छा अनुसार, हमको जो पाठ्यक्रम जो हमारे मैनेजमेंट निर्धारित करता है वही सब्जेक्ट हमें पढ़नी रहती। जैसे जैसे हम उच्च कक्षाओं में जाते रहते हैं तो हम अपना चूज कर लेते हैं। जैसे कुछ सब्जेक्ट हम मेरे भाई कंपलसरी होती हैं, कुछ हम अपने इंटरेस्ट बेस पे पढ़ते हैं। जैसे अभी बीएड का एग्जाम्पल ले लो, 2 पेपर तो हमारा नॉलेज एंड कैरिकुलम सेम है, नॉलेज एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेम है, उसके बाद 2 ऑप्शनल है। तो ये क्या है, कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये आएंगे जिसमें कुछ विषय अनिवार्य और कुछ ऐच्छिक होते हैं। चलो अब समझो अगली टॉपिक को, पाठ्यक्रम का आधार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बेसिस ऑफ करिकुलम। देखो इसको समझो, चूंकि बालक की शिक्षा, अच्छा देखो पाठ्यक्रम का आधार हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको अभी समझाता हूं। वैसे देखो 3 चीजें पाठ्यक्रम के आधार में हम 3 चीजें समझेंगे, अभी मैं ऊपर बताऊंगा। देखो 3 चीजों के अंतर्गत पाठ्यक्रम का आधार बनता है, वो कौन कौन से है। सबसे पहले समाज, उसके बाद व्यक्तिगत, उसके बाद सांस्कृतिक विरासत। इसी के आधार पर मेरे भाई पाठ्यक्रम का एक तरीके से निर्माण कहा जा सकता है या फिर पाठ्यक्रम का बेस या पाठ्यक्रम का आधार कहा जा सकता है। अब इतना आप लोग समझ लिए ना, अब चीजें समझने में आसानी होगी कि पाठ्यक्रम के आधार में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो जो कि बालक की शिक्षा व्यवस्था जो कि समाज के द्वारा ही होती है, अतः पाठ्यक्रम का समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति से संबंधित होना स्वाभाविक है। यानी जो पाठ्यक्रम है वो समाज और व्यक्ति की प्रकृति से संबंधित दोनों होते हैं, तथा साथ ही प्रत्येक समाज अपने विद्यालयों से यह अपेक्षा भी करता है कि वह न केवल सांस्कृतिक संरक्षण करे बल्कि मेरे भाई उसके बाद बल्कि संस्कृत की प्रमुख बातों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक की प्रसारित भी करे। अब ये बताओ अगर हमें हिस्ट्री की क्लास न दी जाए तो क्या हम जो पीछे की हमारी घटनाएं हुई हैं वो बच्चे आगे आने वाली पीढ़ी में जान पाएंगे। तो यही चीज़ होती है कि जो हमारी संस्कृत होती है, जो हमारे कल्चर होते हैं वो पाठ्यक्रम के द्वारा ही स्थानांतरित किए जाते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत। चलो इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यक्ति एवं समाज की प्रकृति के साथ साथ विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली अंतर वस्तु एवं अनुभव की प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक है। और उसके बाद देखो इस प्रकार का पाठ्यक्रम का निर्माण जो है, मुख्य जो आधार इनके 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से, समाज, व्यक्तिगत, उसके बाद सामाजिक विरासत। ये तीनों इसके आधार हैं। एक तरीके से ये तीनों एक दूसरे के इस प्रकार से संबंधित हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी अध्ययन की सुविधा से इन्हें हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार, पाठ्यक्रम का सामाजिक आधार, पाठ्यक्रम का मेरे भाई मनोवैज्ञानिक आधार और पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक आधार। अभी हम लोग ऊपर पाठ्यक्रम के प्रकार पढ़े थे, अब हम समझेंगे पाठ्यक्रम के आधार। ठीक है, इसके बेसिस क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चल सबसे पहले हम लोग पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार को समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी मेरे भाई है कि फिलोसफल बेसिस ऑफ करिकुलम। देखो ध्यान से सुनना, एक मनोवैज्ञानिक हुए मेरे भाई एस.डी. जॉन साहब, उन्होंने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ करिकुलम में लिखा। ये पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट में पूछता भी है इनकी पुस्तक के बारे में। तो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के लेखक कौन है, तो एस.डी. जॉनसन साहब। इन्होंने दर्शन शास्त्र को जीवन की आधारभूत समस्याओं के समाधान हेतु अध्ययन योग्य विषय के रूप में परिभाषित किया।
किया। कहने का अर्थ है इन्होंने ये बताया कि पाठ्यक्रम में दार्शनिक आधार को ऐड करना चाहिए, ठीक है, फिलोसफर जो थिंकिंग है उनको ऐड करना चाहिए। अतः मेरे भाई दर्शन जिसका संबंध जीवन बोध और जीवन मूल्यों से है, पाठ्यक्रम का मुख्य आधार भी है। पाठ्यक्रम का संगठन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य हमें दर्शन द्वारा ही प्राप्त होते हैं, फिलॉसफी द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अतः किसी विषय विशेष की उपयोगिता अनुपयोगिता भी समाज व व्यक्तिगत के दर्शन के आधार पर ही निश्चित किया जा सकता है। कहने का मतलब है मेरे भाई दार्शनिक में कि हम कोई भी सब्जेक्ट को अच्छा या बुरा किस बेस पे कहेंगे, समाज में उसकी मान्यता के हिसाब से। ये कहने का इसका मतलब है। अच्छा ये बताओ, एक मेरे भाई महान कि ये भी दार्शनिक हुए प्लेटो साहब, ये क्या बोले कि जो हम कहानियां बालक को पढ़ाते हैं ना मेरे भाई, वो कहानियों को ना पढ़ाएं, क्योंकि बालक को क्या होता है कि मेरे भाई असत्य के बारे में जानकारी पाप के वो भ्रम में चला जाता है। तो कहानियों को ना पढ़ाएं, सिर्फ उसे सत्य से परिचय कराना चाहिए, ये कहते हैं प्लेटो साहब। उसके बाद दूसरी तरफ मेरे भाई महान शिक्षा शास्त्री, इनका नाम भी भैया मॉन्टेसरी, आप पढ़ेंगे भी कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी साहब क्या कहते हैं कि बच्चों को कहानियों के माध्यम से सिखाना चाहिए ताकि वो कुछ तर्क कर सके, वो कुछ कल्पना कर सके। तो दोनों में मतभेद है मेरे भाई, प्लेटो और इनमें। इन चीज़ों को समझते रहिएगा दार्शनिक आधार में। अच्छा, इसी प्रकार कुछ भारतीय शिक्षा शास्त्री, ये लोग कहाँ पीछे रहेंगे, इन्होंने भी अपना विचार दिया। इसी प्रकार कुछ भारतीय शिक्षा शास्त्री प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को बेकार समझते हैं। वो कहते हैं जो हम पीछे के इतिहास को, यानी जो हम पाषाण काल को, नव पाषाण काल को पढ़ते हैं, वो सब बेसलेस है, उनका कोई मतलब नहीं है। जबकि आर्य समाजी शिक्षा शास्त्री इसके अध्ययन को अनिवार्य मानते हैं। और आर्य समाजवादी के आर्य समाजी क्या मानते हैं, ये कहते हैं ना कि भैया अगर हम पीछे की चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे ना, तो बालक को आने वाली पीढ़ी जो है वो चीज़ों को भैया भूलना प्रारंभ कर देंगी। तो भैया इंडियन में भी मतभेद है कि पीछे की चीज़ों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। आप क्या सहमत करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि ये बताओ हमें हिस्ट्री पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए अपने पाठ्यक्रम में, ठीक है। चलो, यह सब मत विभिन्नता के इसी कारण कि प्रत्येक दार्शनिक के विचार दृष्टिकोण अलग हैं। अतः पाठ्यक्रम का मुख्य आधार दर्शन ही है, इसके अभाव में पाठ्यक्रम निष्प्राण हो जाता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर पाठ्यक्रम में मेरे भाई दर्शन का जो कि दर्शन का लगाव नहीं होगा, ठीक है, दर्शन को हम पढ़ाएंगे नहीं, उसका कुछ अंश को हम बच्चों में की इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो पाठ्यक्रम मेरे भाई बेसलेस हो जाएगा, ये कहने का अर्थ है। चलिए अगले पॉइंट को समझिए मेरे भाई, सामाजिक आधार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो वर्तमान में हमारा समय है, हमारा समाज है, वो क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार चल रहा है। तो ये बताओ जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए उसका आधार सामाजिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कहोगे सर होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में उन विषयों एवं क्रियाओं को स्थान देने की बात कही जाती है जो छात्रों में सामाजिकता की भावना विकसित करें। इस दृष्टि से मेरे भाई पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल, नीतिशास्त्र को स्थान दिया जाता है। सामाजिक आधार पर संगठित पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सामाजिकता की भावना पर आधारित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें ये है। चलो अब देखो, सामाजिक आधार पर गठित पाठ्यक्रम के निम्न स्वरूप हो सकते हैं। वो कौन कौन से स्वरूप हैं इसको समझो। देखो फर्स्ट पॉइंट है, समाज में व्याप्त विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति पर आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए जो बदलते समय की परिस्थिति के अनुरूप समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक हो। मैं हमेशा कहता हूं कि शिक्षा मेरे भाई कि समय काल पर आधारित होती है। समाज में जैसा मेरे भाई मांग होती है शिक्षा वैसी ही रहती है। तो शिक्षा वैसी कैसे रहेगी कि उसको शिक्षा दी कैसे जाएगी, तो पाठ्यक्रम के अनुसार। तो पाठ्यक्रम भी हमारे समाज के पैरेलल चलता रहता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट समझिए, विद्यालयी विषयों के अंतर्गत सभ्यता व संस्कृति के विकास को शामिल किया जाना चाहिए, ये मेरे भाई इसमें बताया गया। उसके बाद विद्यालयी विषयों अंतर्गत सामाजिकता की भावना को विकसित करने के लिए तथ्यों को शामिल करके छात्रों में सामाजिक व सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रयास किए जाने चाहिए, ये इसमें बताया गया। उसके बाद समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पर पाठ्यक्रम के स्तर में भी परिवर्तन होना चाहिए। ध्यान से एक चीज यहाँ पे बता दूं, जो मेरे भाई सामाजिक आधार है ना, इसको पाठ्यक्रम की विशेषता भी कह सकते हो। तो ऐसा नहीं कि अलग से कोई कोई क्लास आएगी जिसमें यह बताया जाए कि मेरे पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं, यही सब पाठ्यक्रम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी विशेषताएं भी हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग जानते रहिएगा। चलो, पाठ्यक्रम को इस प्रकार निर्मित किया जाना चाहिए जिसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्नताओं को समाप्त करके समानता की भावना विकसित किया जाना चाहिए।
अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल किए जाने चाहिए जो छात्रों एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं, जो छात्रों को एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं, ऐसे हमारे करिकुलम होने चाहिए। अगली पॉइंट समझो, पाठ्यक्रम सामाजिक सुधारों पर आधारित हो ताकि समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जा सके। कहने का मतलब है जितनी भी पॉजिटिव पॉइंट है वो मेरे भाई इसके अंतर्गत आप लोग लिख सकते हो। पाठ्यक्रम को सामाजिक आधार के अंतर्गत नैतिक मूल्यों के आधार अथवा विकास पर निर्मित किया जाना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक आधार पर संगठित पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों में सामाजिक गुणवत्ता का विकास किया जा सकता है तथा समाज के सर्वोच्च मूल्यों को उचित प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है। विद्यार्थी उन मूल्यों को अपने जीवन में प्रयोग कर सके और समाज की जरूरतों के अनुसार स्वयं को सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार भी कर सके। ये कहने का अर्थ है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को, सामाजिक आधार को कहीं नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। पूछता भी है मेरे भाई कि पाठ्यक्रम में सामाजिक आधार की विवेचना करो। चलो उसके बाद देखो मनोवैज्ञानिक आधार, ये चीज़ें हम लोग समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। मनोवैज्ञानिक को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक की रुचियों, स्वाभाविक प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं आदि के अनुसार होता है। अर्थात बालक को केंद्र बिंदु मानकर पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है। ये कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को समझो, वैज्ञानिक आधार। अच्छा, वैज्ञानिक आधार में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? देखो, जिसमें हम लोग मेरे भाई अध्यात्म धर्म की बातें ना करें, ओनली हम लोग साइंस की बातें करें, ओनली हम लोग वैज्ञानिक, हम लोग साइंटिफिक बेसिस पे हम लोग चीज़ों को अध्ययन करें, ये आएगा वैज्ञानिक के अंतर्गत। देखो आज के क्षेत्र में निरंतर हो रहे चौमुखी विकास ने शिक्षा के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। अतः इन्हीं वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रभावित होकर शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को अधिक महत्व देने के पक्ष में हैं। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर साहब क्या कहते हैं, नाम इनका प्रमुख है, इन्होंने वैज्ञानिक आधार की मेरे भाई क्या करते हैं, वकालत करते हैं। और ये कहते हैं मेरे भाई कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें वैज्ञानिक विषयों को स्थान देना चाहिए, वैज्ञानिक विषयों का महत्वपूर्ण स्थान है, ये कहते हैं हर्बर्ट साहब। चलो, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस आधार ने शिक्षा वैज्ञानिक केंद्रित पाठ्यक्रम प्रदान किया है। स्पेंसर साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 5 प्रकार के कार्यों को करने का सुझाव दिया है। वे निम्न प्रकार, सबसे पहले आत्मरक्षा के में प्रत्यय के रूप में सहायक क्रियाएं। ठीक है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पाठ्यक्रम आएंगे इसके अंतर्गत, इतना जानते रहिएगा। आत्मरक्षा के प्रयोज्य में सहायक क्रियाएं, वेश वृद्धि शिशुपालन से संबंधित क्रियाएं, सामाजिक व राजनीतिक क्रियाएं, उसके बाद अवकाश के समय की क्रियाएं, ये सब मेरे भाई वैज्ञानिक के अंतर्गत आएंगे, वैज्ञानिक आधार के अंतर्गत। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हो। कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो मेरे भाई कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा टॉपिक से हट के हैं और जो कि हमें पढ़ना इसलिए है, अभी इसकी इंपॉर्टेंस आपको नहीं लग रही है। बट जैसे आप लोग सीटेट की तैयारी करोगे ना तो उसमें क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप में आते हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मेरे भाई मिलेंगी। जब आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देखोगे ना तो सारी चीज़ें मिलेंगी। इसलिए जो सामाजिक आधार है इसको कहीं मेरे भाई अच्छे से लिख लीजिएगा। सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्लास है उन्हीं को मैं चुन के लाता हूँ ताकि आपके एग्जाम में मेरे भाई बाहर से कुछ ना आए, इन्हीं सब चीज़ों से आए। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा या फिर मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि इसके रिवीजन के लिए आप लोग जो द परफेक्ट स्टडी मेरे भाई नोट्स प्रोवाइड कर रहा है उसको लेके अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, कुछ बच्चों को अन्यथा भी लगेगा। देखो मेन पर्पज क्या है ना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई 99 रुपये में नोट्स देने का मतलब ये है। देखो आप लोग अपना 52,000 रुपये 53,000 रुपये लगा के एडमिशन करा सकते हो, तो ये बताओ कुछ पैसे खर्च करके क्या आप नोट्स लेके रिवीजन नहीं कर सकते? और मेरे भाई यकीन मानो नोट्स बिल्कुल सेलेक्टेड हैं। अब जिसके मन में अन्यथा आ रहा होगा कि सर क्यों नोट्स की बात करते हो बार बार, तो इसीलिए करता हूँ ताकि आप कुछ बेहतर कर जाओ, ठीक है। वरना आपको भी पता है, मुझे भी पता है 99 रुपये पे कुछ भी होने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो बस एक तो नॉर्मल सी फीस है, ये समझ के चलो, ठीक है। चलो इसीलिए नॉर्मल फीस भी रखा हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि सर नहीं नोट्स तो बहुत की हाई रेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप नॉर्मल सी फीस पे कर नोट्स लेके और जो क्लास हो रही है ना, जब आप रिवीजन करोगे मेरे भाई सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को सार्थक वे में लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। चलो अभी दो तीन पॉइंट और बची, फिर उसके बाद क्लास आपकी ऑफ होती है। देखो पाठ्यक्रम के निर्धारण व विचारणीय बिंदु, पाठ्यक्रम के निर्धारक में कौन कौन से विचारणीय बिंदु हैं, सबसे पहले इसे समझो। देखो छात्रों के सामाजिक संदर्भ में पाठ्यक्रम निर्धारण कैसे होता है ये समझो। हम यह सभी भली भांति जानते हैं कि शिक्षा और समाज में अटूट संबंध है। कहोगे सर जी बात तो सही है, जैसी समाज में रिक्वायरमेंट होती है शिक्षा उसी के अनुसार चलती है, तो दोनों में मेरे भाई एक न टूटने वाला संबंध है, यानी अटूट संबंध है,
ठीक है। शिक्षा हमारे समाज एवं संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारे पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो भैया हम बिल्कुल एक तो की गोल बन जाएंगे, एक गेदा की तरह बन जाएंगे। उसी प्रकार अगर हमारे समाज से, हमारे मेरे भाई समाज से शिक्षा को हटा दिया जाए ना, तो वो समझो समाज बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो कल्चर ही खत्म हो जाएगा। तो जो शिक्षा है वो हमारे समाज और संस्कृति की रीढ़ की हड्डी है। तो कहोगे ये सब बताने के पीछे रीजन क्या है? तो देखो, ये सब बताने के पीछे रीजन ये है कि छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में कि भैया हमें अपने पाठ्यक्रम में किन किन चीज़ों को डेवलपमेंट करना चाहिए, कि किन किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये समझो। देखो, सबसे फर्स्ट मेरे भाई सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का विकास। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक के सामाजिक और उसके साथ साथ उसके आदर्शों का विकास हो, राष्ट्रीयता का विकास हो मेरे भाई। बालक के अंतर्गत राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाने की भावना। काहे हम 26 जनवरी मनाते हैं, काहे हम 15 अगस्त क्लास स्कूल में मनाते हैं? ताकि शुरू से ही बालक झंडा को फहराते हुए देखे, और कुछ जो प्रोग्राम होते हैं सब लोग नाचते गाते हैं और बाद में बतासा उतासा बढ़ता है, उससे हम अपने देश के प्रति की लगाव करते हैं, देश के प्रति हम जुड़ते हैं। अब बतासा के लिए नहीं जुड़ते हैं वो तो अलग बात है कि एक हाथ में बतासा ले लिए और वो हाथ पीछे करके दूसरा हाथ फिर बढ़ा दिए। और मेरे भाई जो बांटने वाला तो वो भी होते हैं चला के, एक दो बतासा देने में वो भी हिचकिचाते ही हैं, एक्स्ट्रा नहीं दे सकते बिल्कुल। चलो, तो राष्ट्रीयता का विकास, इसीलिए स्कूल में नए नए मेरे भाई खेल कूद कराए जाते हैं, रैलियां कराई जाती हैं, और उसके बाद जो कि दौड़ वोड़ कराए जाते हैं, और आपके 15 अगस्त 26 जनवरी मनाए जाते हैं। ये सब पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं। ये ऊपर मैंने बताया था ना, कॉलेज में जितने क्रियाकलाप होते हैं वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, और जो विषय वस्तु जो हम बुक के अंतर्गत पढ़ते हैं वो हमारा सिलेबस का पार्ट होता है। ये उम्मीद करते हैं ये बेसिक डिफरेंट आप लोग दिमाग में बना के रखेंगे। चलो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, ये हमारे पाठ्यक्रम में इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद छात्रों में नागरिकता के गुण का विकास करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे क्या पाठ्यक्रम में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। उसके बाद छात्रों को सामाजिक विकास में सकारात्मक भूमिका निर्वहन करने योग्य बनाना चाहिए। अब देखो, जो नोट पॉइंट करके है, शिक्षा के इन सामाजिक सांस्कृतिक लक्ष्यों का सार यह है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा मनुष्य समाज का सच्चा सामाजिक घटक बन सके, ठीक है। समाज में किसी प्रकार का किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करे, ये कहने का अर्थ है हमारे पाठ्यक्रम और हमारी शिक्षा का। उम्मीद करते हैं भैया इतना सब बताने के पीछे आप ये समझ गए होंगे कि पाठ्यक्रम के प्रकार, ठीक है, पाठ्यक्रम के प्रकार समझ गए होंगे, पाठ्यक्रम समझ गए होंगे, और उसके बाद पाठ्यक्रम के सामाजिक संस्कृत परिवेश क्या होने चाहिए और पाठ्यक्रम के निर्धारक कौन कौन से होते हैं, वो सब चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चीज़ें आगे बढ़ते हैं भैया कि पाठ्यक्रम के निर्धारक में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है बहुसंस्कृतवादी, बहुभाषावादी। ये कैसे हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं? एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँ जो कि करना भी चाहिए। कहोगे सर जी ये बताओ निर्धारक क्या कर रहे हो? ये बताओ, निर्धारक कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम को कौन कौन से लोग प्रभावित करते हैं, ठीक है। अभी देखो ऊपर समझाऊं, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो। मनोवैज्ञानिक आधार, ये तो मेरे भाई है कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें ना, तो हमें मनोवैज्ञानिक आधार को दिमाग में बना के रखना चाहिए। उसी प्रकार मनोवैज्ञानिक आधार के साथ साथ जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें ना, तो सामाजिक आधार को दिमाग में बना के रखें। उसी प्रकार जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो दार्शनिक आधार को दिमाग में बना के रखें। अब बात आती निर्धारक की कि सर जी निर्धारक क्या होते हैं? पाठ्यक्रम के निर्धारक, तो पाठ्यक्रम के निर्धारक वो होते हैं जो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। तो पाठ्यक्रम के प्रभावित कौन करेगा? समाज हमारा प्रभावित करेगा, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति प्रभावित करेगी। यही तो हमारे मेरे भाई पाठ्यक्रम को प्रभावित करेंगे, यही होते हमारे निर्धारक। और ये बताओ पाठ्यक्रम को और कौन प्रभावित करेगा? तो सर कहोगे सर जी बहुसंस्कृतवादी, ठीक है। कहोगे सर जी बहुसंस्कृतवादी, बहुभाषावादी, मल्टीलैंग्वेज, उसके बाद मल्टीकल्चरल हमको प्रभावित करते हैं हमारे पाठ्यक्रम को। और हमको पता है भारत कैसा देश है। कहोगे सर जी भारत अनेकताओं में एकता का देश है। भैया हमारे यहाँ 22 भाषाएं बोली जाती हैं जो रजिस्टर हैं, बाकी तो और भाषा बोली जाती है। जैसे तो भोजपुरी रजिस्टर ही नहीं है, भोजपुरियों में 3-4 प्रकार की आती हैं, ठीक है।
कोई कोई मिक्स भोजपुरी बोलता है, तेरे को मेरे को बोलता है, तो वो क्या है, वो मिक्स भोजपुरी है। तो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो मेरे भाई बहुसंस्कृतवादी है। तो ये बताओ, ये हमारे पाठ्यक्रम को प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन करेंगे सर जी? करेंगे। अब आओ थोड़ा सा इसके बारे में देखो। ये सेलेक्ट करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये आपके एग्जाम में हर साल पूछता है, ठीक है, कि बहुसंस्कृतवादी बहुभाषावादी पाठ्यक्रम के निर्धारक के रूप में विवेचना करिए। तो विवेचना तो डायरेक्ट करोगे नहीं, उसके पहले भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना। तो आओ भूमिका बनाते हैं। देखो चीजें समझो। दुनिया भर की संस्कृति में सर्वाधिक समय तक जीवंत रहकर निरंतर विकास उन्मुख विशेषताओं के साथ भारत एक ऐसी बहुसंस्कृत और बहुभाषाई समाज है जिसमें अटूट क्षमता के ऐसे अजब स्रोत हैं जो कभी नहीं सूखते। कहने का अर्थ है मेरे भाई, हमारी जो एकता है, अनेकता में एकता है, वो कभी नहीं टूटती। जो भारत देश है ना, इसमें सभी प्रकार के सभी धर्म के लोग रहते हैं और शांति से रहते हैं। कहोगे सर जी बात तो सही है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ और चल रहा है। देखो भाई, हम एक शिक्षक हैं और आप भी एक भावी अध्यापक हो। आप भी जब अपने क्लास में जाना ना, तो इन सब चीज़ों को क्लास के बाहर ही छोड़ के जाना। क्लास के अंदर बच्चों को सिर्फ एक नज़र से देखना। वो क्या है कि भैया एक ब्लैंक पेपर, एक सादे कागज हैं वो, चाहे वो किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी जाति से आते हों। सबको मेरे भाई निष्पक्ष भाव से सबको अच्छे से पढ़ाइएगा। और यही एक शिक्षक का मेरे भाई गुण भी होना चाहिए, और एक अध्यापक का पाठ्यक्रम में यही उसका रोल भी होता है कि सबको एक समान शिक्षा दे, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कहने का अर्थ है कि हमारा जो भारत देश है, इसमें मेरे भाई पाठ्यक्रम को ऐसे निर्धारित किया जाना चाहिए जिसमें किसी भी भाषा के लोग हों मेरे भाई, किसी भी स्थान के लोग हों, सबका सर्वांगीण विकास हो सके। देखो ठीक है, चलो अगले पॉइंट को समझो। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, विविधता भारतीय समाज की सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता है। यही बात ऊपर बताया था कि भैया हम लोग अनेकता में एकता का विश्वास करते हैं, कि विविधता भारतीय समाज संरचना की प्रमुख विशेषता है। हमारे यहाँ कई प्रकार के लोग रहते हैं, वही हमारी विशेषता भी है। ठीक है, जिस प्रकार प्रकृति जगत की रचना में असंख्य प्राणी पेड़ पौधे हैं, उसी प्रकार मेरे भाई अनेक विश्वास, धर्म और जाति के लोग भारत भूमि पर रहते हैं। अब बात आती है कि सर जी ये सब तो गाथा गा दिए, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा यो बताइए हमको। तो भैया आइए अब इस पर बात करते हैं। देखो अब इस चीज़ को समझो। इन सब चीज़ों को बताने के पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था, यदि हम बहुसंस्कृतवादी की भावना को शिक्षा में विकसित करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें पाठ्यचर्या, अच्छा पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या भी बोलते हैं, ऊपर शायद मैं नहीं बता पाया, ये चीज़ें मिस हो गई। तो जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसे पाठ्यचर्या भी बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि क्लास को पूरा देखा करो, जो चीज़ें मेरे भाई अगर मिस हुई रहती तो लास्ट तक वो कवर हो जाती हैं। देखो सर्वप्रथम हमें इसे पाठ्यचर्या द्वारा विकसित करना होगा। अगर बालक में अगर हम शुरुआती तौर पे इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर बालक को शुरुआती दौर में ही हम उनके अंदर मेरे भाई मानसिक मतभेद या फिर सामाजिक मतभेद उत्पन्न करेंगे, तो आगे चल के वो हिंसक प्रवृत्ति के होंगे। इसीलिए पाठ्यक्रम में इन सब चीज़ों को ऐड किया जाता है। इसीलिए देखो क्या होता है ना कि अगर अभी तक ये कुछ जगह ऐसा प्रचलन भी है कि अगर बीएड वाले ही, जो कि चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी कॉलेज में बीएड वाले ही पढ़ाएंगे, जो लोग बीएड किए हैं या फिर जो लोग डीएलएड या फिर बीटीसी किए हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग को ये पता है कि भैया पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। हमें ये पता है कि हमारा जो भारत है वो अनेकताओं में एकता का देश है। अब जो बीएड किया ही नहीं है वो जाके पढ़ाने लगे किसी कॉलेज में और बच्चे पीछे चिल्ला रहे हैं, तो उसको पता होना, उसको ये पता ही नहीं कि भैया ये कि बालक जो कि शैशवावस्था में, बालक अभी बाल्यावस्था में इनका चिल्लाना प्रवृत्ति है, वो क्या करेगा? गुस्सा के जाके दो चार पड़ाका मार देगा। लेकिन आप बीएड किए हो, आपको पता है कि भैया वो चिल्लाएगा, उसका स्वाभाविक है। उसका स्टैनली हॉल कहते हैं ना कि संघर्षों तूफानों का समय है, वो अपने आंतरिक संघर्षों से गुजर रहा है, तो उसको मारना नहीं है, उसको समझाना है। ये कौन समझेंगे? ये बीएड वाले समझेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं भैया कि बीएड वालों को मान्यता दो हर जगह। चलो एक बार भैया आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। इसीलिए जो बहुसंस्कृतवादी की भावना विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया जाना चाहिए, हमारे भारत की विविधताओं के बारे में बताना चाहिए। ये मेरे भाई इसका अर्थ है, इसका निष्कर्ष है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी कि भारत में बहुसंस्कृतवादी या फिर बहुभाषावादी जो कि थे पहलू पाठ्यक्रम के निर्धारक के रूप में। उम्मीद करते ये समझेंगे। अगर ये शब्दों में इस टॉपिक को खत्म करूँ तो ये कहूँगा, जो हमारा भारत देश है वो अनेकताओं में एकता में विश्वास
करता है और उसी अनेकता को एकता में बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने पाठ्यक्रम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इन एकता के बारे में, इन हमारे सामाजिक, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बालक को बताना चाहिए। ये सब इसके अंतर्गत आएगा। उम्मीद करते इतना आप लोग समझे होंगे। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट जो हर साल पूछता है। कहोगे भैया क्या सर? तो ये देखो, ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली। ये है क्या? आधुनिक समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। देखो, जो आपका एग्जामिनर होता है ना, ये चीज़ें तो पूछ ही लेता है कि भैया हमारे वर्तमान समय में पाठ्यक्रम कैसा है, कैसा शिक्षा का स्वरूप है, तो इसे समझो। और हर साल पूछता भी है कि आधुनिक समाज में मेरे भाई पाठ्यक्रम का स्वरूप बताओ, शिक्षा का स्वरूप बताओ। तो आओ समझ लेते हैं भैया एक बार इसे। देखो, आधुनिक समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं, उसमें तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन की ही देन है। पता है कि भैया पहले हम लोग को क्या होता था, एक शब्द में समझाऊंगा कैसे हमारी सामाजिक संरचना बदल रही। शायद कुछ लोगों को अन्यथा लगे, लेकिन भैया अन्यथा मत लेना। सभी बुद्धिजीवी हो, बस मतलब ये रहता है कि बेसिक नॉलेज दूं, बेसिक एग्जांपल दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये बताओ पहले क्या होता था। भाई मान लो हमारा पैंट था और नीचे अगर मान लो उसकी मोहड़ी मान लो अगर मेरे भाई फट गई ना, तो हम मम्मी से डेली झगड़ा करते थे स्कूल जाते समय। अगर हमारी स्कूल का ड्रेस का नीचे जो मेरे भाई पैंट का अगर वो जो नीचे होती मुहेड़ी होती, क्या बोलते हैं हम लोग तो मुहेड़िया बोलते हैं, अगर वो मेरे भाई फट गई ना, तो हम सुबह सुबह मम्मी से झगड़ा करते थे हम लोग कि हमको नया पैंट चाहिए। पापा से तो कहने की हिम्मत रहती नहीं थी, तो मम्मी से हम कहते थे। लेकिन भैया आज का ज़माना ये है कि ससुरा पूरा पैंट है और बीचे में 4 जगह देखो यहाँ पे छेद है, और वो पहन के स्कूल क्या, वो पहन के अपने कहीं कहीं दूर अपने रिश्तेदारियों पहुँच जा रहे हैं सब। तो समाज की परिस्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही है? उसके पहले मेरे भाई हम लोग के पापा जो थे वो कैसा पैंट पहनते थे? तो कहोगे सर जी देखो पहले तो ऐसे पैंट जो नीचे आके और चौड़ा हो जाता था, ऐसा पैंट पहनते थे, और वो नीचे चैन भी लगवाते थे लोग अपने मुहेड़िया में। चैन इसलिए लगवाते ताकि वो फटे ना। लेकिन अब क्या हुआ, अब भैया वो देखो वो पैंट का स्वरूप ही बदल गया। अब तो भैया नीचे आके इतना पतला हो जाएगा, सब झिल्ली उल्ली लगा के पहनते हैं। तो सामाजिक संरचना बदल रही है तीव्र गति से कि नहीं बदल रही है? तो जब हमारी सामाजिक संरचना बदल रही है तो हमारे शिक्षा का स्वरूप बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? एग्री हो कि नहीं मेरे साथ? कहोगे सर जी यस, सामाजिक संरचना भी बदलनी चाहिए। उसी प्रकार जब सामाजिक संरचना बदलेगी तो पाठ्यक्रम का स्वरूप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कहोगे सर जी बदलेगा। तो भैया आओ समझते हैं कि कौन कौन सी इसकी विशेषता के रूप में बदलता है। सबसे पहले व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक व मेरे भाई संस्कृत विकास करना, ये हमारे मेरे भाई पाठ्यक्रम का अर्थ होना चाहिए आज के समय में। व्यक्ति का शारीरिक विकास करो। स्कूल में हम लोग योगा पीटी क्यों करते हैं? स्कूल में हम अंताक्षरी क्यों खेलते हैं? स्कूल में हम मेरे भाई कलाकारी क्यों करते हैं? कैसे मैडम जी कहती भारत का तिरंगा बना के लेके आना, दशहरी आम बना के लेके आना, क्यों कहती हैं? उसके बाद सांस्कृतिक विकास। ये बताओ हो अगर कोनो त्योहार आ गया 15 अगस्त 26 जनवरी, तो कैसे रंगोली बनवाती हैं? लड़कियों से रंगोली बनवाएंगे और लड़कों से जो सैंपट था उसको काली पुतवाते थे। अब तो काली वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब मेरे भाई डिजिटल बोर्ड और कौन कौन बोर्ड आ गया है वो सब लग गया। लेकिन पहले क्या होता था, कोनो नया त्योहार कॉलेज में आता था तो चाक डस्टर से नया बोर्ड पहले काली पुतवाती थी, जो लड़कियां थी वो सब रंगोली बनाती थी रंग बिरंग, उसमें तरह तरह के। चलिए, तो ये सब सांस्कृतिक विकास करना चाहिए आज के समय में, ये पाठ्यक्रम में बताया गया। इन सब चीज़ों को बताने के पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है मेरे भाई, कि आपके अंदर मेरे भाई की कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। कोई भी चीज़ पाठ्यक्रम के बारे में जब सोचो ना, तो एक लाइन बस ये ना समझे, कोई पाठ्यक्रम को ये ना समझो कि जो हम पढ़ते हैं क्लास में या फिर जो हमारी पाठ्य वस्तु होती है वो होता है पाठ्यक्रम। ये मेरा पर्पज नहीं होता। मेरा पर्पज ये होता है कि अगर पाठ्यक्रम अगर आपके दिमाग में पाठ्यक्रम शब्द आया ना, तो तरह तरह की बातें आपके दिमाग में घूमने लगे और आपकी पेन एकदम रुके ना। ये होता है पर्पज मेरा, ठीक है। चलिए अब देखो आज के समय में पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य या फिर मेरे भाई क्या कार्य होना चाहिए। व्यक्ति में समुचित अभिरुचि एवं आदतों का निर्माण करना। जितनी भी पॉजिटिव पॉइंट है सबको इसमें ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद अगली पॉइंट है समुचित अभिवृद्धियों एवं मूल्यों का प्रतिपादन करना तथा परंपरागत व नवीन मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना। इसको तो भैया मैं समझाऊंगा। देखो बालक को हमें देखो एक शिक्षा की कहते हैं ना कि अगर हमें पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ बालक में डेवलप करना, तो सबसे पहले वो कौन करेगा? औपचारिक रूप से
मेरे भाई अनौपचारिक रूप से तो हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारे फैमिली वाले, हमारे आसपास पड़ोस के लोग करते हैं डेवलप उपलप। एक बालक शुरू में गाली गलौज नहीं देता है, लेकिन उसके परिवार, उसके अगल बगल वाले उसको सिखा सिखा के उसको मेरे भाई गाली गलौज देने वाले बना देते हैं। ये अनौपचारिक है। औपचारिक क्या है कि बालक में ऐसी रीति रिवाजों का मेरे भाई विकास करना जो पहले से चली आ रही हो, और उसको नए मूल्यों के साथ कैसे जोड़ना है, इसका विकास हमारे पाठ्यक्रम में करना चाहिए। और ये करवाएगा कौन? तो हमारे प्यारे अध्यापक साहब। इसीलिए मेरे भाई सभी लोग क्यों कहते हैं बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक कि एक अध्यापक अपनी गोद में तूफान लेके चलता है। कोई भी अध्यापक हो, अगर वो जब चाहे तब समाज को परिवर्तित कर दे। अभी देश के जितने भी टीचर्स हैं, अगर वो चाहते तो समाज का मेरे भाई रूपरेखा बदल जाए। हम लोग एक डेवलप कंट्री में की मेरे भाई कन्वर्ट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अध्यापक को उतना मेरे भाई सुविधा नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, तो वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाते हैं। चुनाव आ जाता है तो अध्यापक को लगा देते हैं लोग चुनाव वोट गिनती करने के लिए। यही सब चीज़ें होती हैं। अभी तो जो अध्यापक है उसको वोट गिनती करने के लिए लगा दिए हो, लेकिन एक तो विधायक है उसको कक्षा 12 में पढ़ाने के लगा दो, एक तो विधायक है उसको बीएड की क्लास लेने के बता दो कि आओ नॉलेज एंड कैरिकुलम का पढ़ाओ, समझ में आ जाएगा उनको। लेकिन अध्यापक भैया हैं वो अपना हर माहौल में ढल जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यही होता है। अभी भावी अध्यापक को इन सब चीज़ों को हवा में लेना कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालना, अपने आप को मजबूत बनाना, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और बालकों को एकदम तहे दिल से पढ़ाना मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट, पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? व्यक्ति तथा समाज के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। इस पॉइंट को भैया मैं समझाऊंगा कैसे, देखो ध्यान से सुनना। अभी इसके बाद एक टॉपिक आएगी कि पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव, और उसी से रिलेट करते हुए ये टॉपिक है। उसी से रिलेट करते हुए ये टॉपिक है। कैसे है? व्यक्ति में समाज के प्रति व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। अब ये बताओ, सबसे पहले हमारी स्त्रियों के बारे में क्या सोचा जाता था? अरे उनको वो दूसरे के घर जाएंगे, उनको क्यों पढ़ाना? वहाँ भी जाके वो चौका रोटी करेंगे, उनको क्यों पढ़ाना? लेकिन अब बदल रहा है कि नहीं समाज। अब भैया कहते हैं ना कि हमारे टॉपर लड़कियां आ रही हैं, बहन बेटियां टॉपर कर रही हैं, तो ये क्या हो रहा है? पाठ्यक्रम में दृष्टिकोण ही तो बदल रहा है ये। तो मेरे भाई समाज में व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण बदलना भी पाठ्यक्रम का मुख्य रोल होता है। ये आधुनिक तौर पे इसको अडॉप्ट किया जा रहा है। चलिए अगला पॉइंट समझिए। नागरिक के कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना, ये पाठ्यक्रम में इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद विज्ञान एवं तकनीक का विकास करना तथा व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये हम सब चीज़ें जानते हैं कि आज मेरे भाई यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये वैज्ञानिक तकनीकी ही तो है। तो इन सबका पाठ्यक्रम में विकास करना, डेवलप करना। उसके बाद आर्थिक प्रगति के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर विशेष बल देना। यानी बालक को मेरे भाई कहते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा दी जाए। और हमारा जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उस पाठ्यक्रम का मुख्य मेरे भाई मुख्य जो कि अर्थ है, या फिर कहते हैं मुख्य विशेषता भी इसी पर आधारित है कि बालक को पढ़ाई के साथ साथ अन्य कौशल भी सिखाए जाएं ताकि वो बेरोजगार न रह सके। और ये बहुत अच्छा पहल है। चलिए अभी आगे समझो। प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम सदुपयोग के लिए कौशल विकसित करना, कि हम लोग प्राकृतिक संसाधन को कैसे मेरे भाई अधिकतर यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग अपना कि ऐसे कुकर आ गए हैं कि सौर ऊर्जा से खाना बन जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कुकर हैं, सौर ऊर्जा से खाना बन जा रहे हैं। इसी प्रकार ये सब चीज़ों का विकसित करना इसके अंतर्गत आएगा। व्यक्ति का शारीरिक मानसिक सदुपयोग के लिए शिक्षित विकसित करना, कौशल विकसित करना। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा, जनसंख्या, यौन शिक्षा, उसके बाद पर्यावरण शिक्षा आदि पर विशेष बल देना। इसको तो मैं समझाने वाला हूँ, देखो ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को समझाता हूँ। स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है। कहते हैं भैया आज के ज़माने में 10 रुपया कमाई नहीं है तो 20 रुपया हमारी दवाई पे लग रहा है। तो अगर हम स्वास्थ्य पर शिक्षा देंगे, बालक का योगा पे, बालक को कैसे अपना दिनचर्या कैसे रखना, खाना पीना कैसे रखना है, तो इस हिसाब से पाठ्यक्रम में ये भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। उसके बाद जनसंख्या की शिक्षा। पता है भारत दूसरे देश पे जनसंख्या पे, अब की बार जनगणना हुई तो शायद चाइना से थोड़ा बहुत पीछे रहे, तो इस प्रकार से इसकी भी शिक्षा दो कि भैया कम लड़का रहें तब काम चल जाए। तो इस प्रकार यौन शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता था, हम क्लास में जब बायोलॉजी वाला चैप्टर आता था 8-9 वाला, तो अध्यापक उसको ऐसे टप पसीना आगे बढ़ जाते थे, पढ़ाते ही नहीं थे। उसी का दुष्परिणाम है कि आज जो बालक बालिकाओं में इतना मतभेद दिखने को मिलता है। उन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ाना चाहिए। एक अध्यापक का कार्य रियल में ये होना चाहिए कि पढ़ाओ उसको एजुकेशनल रूप में बालकों को बताओ कि भैया जो यौन शिक्षा है वो भी इम्पॉर्टेंट है जैसे बाकी एजुकेशंस हैं,
ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, दृष्टिकोण हमारा संकुचित हो जाता है लड़कियों के प्रति। देखो जो व्यवहारिक बातें वो बता रहा हूँ, जो लड़कियों के प्रति मेरे भाई दृष्टिकोण होते हैं वो कि संकुचित हो जाते हैं। उनको एक तो ये सब माना जाता है कि कोई एक वस्तु है, लेकिन वो भी आपकी तरह ही है। ये हमारे यौन शिक्षा में ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, लेकिन शुरू शुरू में अध्यापक जब ये चैप्टर्स आते हैं तो वो अपना डब कर जाते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है। इनकी वो कमियां हैं, ठीक है, तो इन सबको इसमें अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा पर आदि पर विशेष बल देना चाहिए। पर्यावरण पे भी हमको बताना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी माँ है, जो हमारी धरती माँ है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे ऑक्सीजन के स्रोत हैं, इनकी सुरक्षा करो, इनको मेरे भाई अनचाहे न काटो। इस प्रकार से इन सब चीज़ों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके बाद देखो जो अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। ये तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अपने अपने देश के प्रति प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय भी उसके प्रति भी प्रेम हमें जगाने के लिए हमारे पाठ्यक्रम में ये सब अडॉप्ट करना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब नोट में जो आया वो समझो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा को स्वयं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते रहना होगा। अब शिक्षा का जो स्वरूप है ना, जो ऊपर जितने भी 11 पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सभी पूरा होंगे जब शिक्षा निरंतर परिवर्तित होती रहनी चाहिए, जब उसके उद्देश्य निवर्तित, उसके पाठ्यक्रम निरंतर परिवर्तित होते रहने चाहिए समाज के अनुसार, ठीक है। अपने उद्देश्यों, पाठ्यवस्तु एवं शिक्षण विधियों में भी आवश्यक परिवर्तित करते रहना होगा। इस प्रकार से हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं भैया जितना बताए हैं सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक बार रिवीजन करवाता हूँ। एक बार सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखो जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो मेरे भाई लगातार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर टेलीग्राम क्या है। तो मेरे भाई देखो ये द परफेक्ट स्टडी का टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसे मेरे भाई जैसे डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे इसी वीडियो के, ठीक है, इसी लेक्चर के नीचे जैसे डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो वहाँ पे मेरे भाई ये है, इसमें आप लोग टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप लोग अच्छे से क्लिक करके, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके मन में डाउट वाउट लगे तो इंस्टा आईडी पे भी जुड़ के कुछ डिस्कस कर सकते हैं। एक बार मैं फिर कहता हूँ, इंस्टा आईडी पे बच्चे कम रहते हैं तो वहाँ पर थोड़ा रिप्लाई देना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, अब तक जितने बच्चे जुड़े कम से कम इतने बच्चे एक बार चैनल को अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंडों तक तो कम से कम शेयर करो ईमानदारी के साथ मेरे भाई। और दिल से मैं भैया दुआ करता हूँ भगवान से कि आप लोग अपने राह में आगे बढ़ो। कहते ना एक शिक्षक और एक सड़क वहीं के वहीं रहते, उस पर चलने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं और बहुत खुशी भी होती है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तुरंत उसका जवाब देते हो ना, अंदर से खुशी आती है कि भैया जो पढ़ाए हो ना वो बच्चों को समझ में आया है, वो विकास और वृद्धि और संज्ञानात्मक विकास सब चीज़ें जाने हैं, ये खुशी होती है। तो भैया अगर मन करे तो थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना, थोड़ा सपोर्टिव नेचर का, ठीक है। द परफेक्ट स्टडी को सच में द परफेक्ट स्टडी बनाने के लिए आज मैं दिल से आपको थैंक यू बोलता हूँ मेरे भाई, ठीक है। चलो छोटा सा चैनल है पर बहुत कुछ अचीव कर चुका अब तक। चलो उम्मीद करते सारी चीज़ें समझे होंगे। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताऊँ यहाँ पे, देखो ये 5वीं क्लास थी, ठीक है, ये 5वीं क्लास थी। इसके पहले 4 क्लास हो गई है मेरे भाई। 3 क्लास में लगातार हम लोग ज्ञान के बारे में जाने। अब आने वाली क्लास में हम लोग लगातार पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। उसके बाद आने वाली 2 क्लास में हम लोग एनसीएफ और मेरे भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1920-1986 को कवर करेंगे। पूरी शिक्षा नीति को नहीं पढ़ना, शिक्षा नीति के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको पढ़ना है और उनको द परफेक्ट स्टडी पे ही पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे, ध्यान से सुनना, नई शिक्षा नीति का नोट्स जो मेरे भाई, जो बच्चे ये नोट्स परचेज किए हैं उन्हीं बच्चों को नोट्स ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो या तो इसे मेरे भाई लिमिटेशन समझो, चाहे ये आग्रह समझो, चाहे सजेशन समझो। कहते हैं ना कोई भी चीज़ का मेरे भाई फ़ायदा लॉन्ग टर्म में दिखता। अगर आप नोट्स लेके अच्छे से रिवीजन करते हो तो एग्जाम टाइम में हेल्प होगा, ठीक है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग नोट्स परचेज कर लीजिए, अच्छे से लेके रिवीजन करिए। जो क्लास हो गई हैं अब नोट्स लिए रहते तो एक बार मोटा तौर पे देख लेते तो आपके दिमाग में फिट कर जाता ना। तो यही सारी बातें हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक मेरे भाई अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अच्छा, ख्याल रखने के लिए इसलिए कहता हूँ ना कि मेरे भाई यकीन मानो, दुनिया में आपके दर्द को सिर्फ आप ही समझ सकते हो। तो भैया अपना ख्याल रखना जरूरी है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, डेडिकेट होकर मोटिवेशन एकदम के साथ, ठीक है। लगातार कंटिन्यूअस पढ़ाई करते रहिए। मिलती है अपनी अगली क्लास में, ठीक है। चलिए मेरे भाई।